हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें हम वर्ल्ड जीके का पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 61 नंबर से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और आज जो वर्ल्ड जीके है इसको कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आप जो भी कहोगे उसको स्टार्ट करेंगे अलग सेक्शन को। आई थिंक ज्योग्राफी सही रहेगा, तो इसके बाद मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दूंगा और उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा रहा है कि जापान में जो रक्तहीन क्रांति हुई, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ, या फिर उसको मेइजी पुनः स्थापन कहते हैं, मेइजी रिस्टोरेशन कहते हैं, ये कौन से ईयर में हुआ था? तो देखो, ये जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड इन इंग्लैंड। जो ब्रिटेन में ब्लड लेस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते थे, वो उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये उससे डिफरेंट है। ये मेइजी की पुनर्स्थापन जो है वो पूछा जा रहा है। तो मेइजी मतलब क्या है ना, मेइजी एक राज्यवंश था। मेइजी का पुनर्स्थापन जो है वो जापान में 1868 में हुआ था। 1868 में हुआ था जापान में। इससे पहले जो है सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो फ्यूडल वाला जो सिस्टम था वो था। सेना का यहाँ पे उस तरीके से शासन रहता था, सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, आप सेना कह सकते हो। तो सेना का शासन, जिसको सेनगुट्टे कहा जाता था, सेगुनेट कहा जाता था, सेगुनेट नॉट सेनगुट्टे। सेगुनेट सिस्टम यहाँ पे चलता था और इसको रिप्लेस करके मेइजी जो है, मेइजी जो है उसके तहत जो एक शाही शासन जो होता है ना, एक इंपेरल जो रूल होता है ना, वो एस्टेब्लिश किया गया था, यही 1868 में। और इसी को रक्तहीन जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है वो कहते हैं। तो 1868 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। इस जो रिवॉल्यूशन है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इसी रिवॉल्यूशन के बाद, इसी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बाद ही जापान है ना, जापान में यही के बाद ही जो आधुनिकीकरण है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, वो यहीं से आया था। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जो है ना, वो यहीं से आया था। इसके बाद ही जापान जो है वो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा था। इसके बाद ही वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ा था। तो आपको आंसर बी याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसका कॉलोनी था अमेरिका। उस अमेरिका पे एक एक्ट लगाया था और उस एक्ट को बोलते थे स्टाम्प एक्ट। उसको बोलते थे स्टैम्प, या फिर इंग्लिश में स्टैम्प बोल दो। स्टैम्प एक्ट बोलते थे। तो वही आपसे पूछा रहा है कि स्टैम्प एक्ट जो है वो, स्टैम्प एक्ट है वो कब लगाया गया था? जो स्टैम्प एक्ट लगाया गया था ना, वो लगाया गया था 1765 में। 1765 में ब्रिटिश जो संसद है वहां पे एक एक्ट आया था और उस एक्ट को बोलते थे स्टैम्प एक्ट। इस एक्ट के तहत जो अमेरिका उपनिवेश था, अमेरिकी जो उपनिवेश था, वहां के जितने भी जो कागजी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, कानूनी दस्तावेज हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गया, इन सब पे एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया। इन सब पे एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया। यही जो है वो स्टाम्प एक्ट था। ठीक है, यही जो है वो स्टाम्प एक्ट था। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे हुआ क्या? इससे ब्रिटिश संसद द्वारा एकदम सीधे अमेरिका जो उपनिवेश के जो लोग हैं ना, उनको एकदम एक आंतरिक टैक्स लगा के अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, और फ्रांस के साथ महंगे जो 7 साल का युद्ध हुआ था, इनको इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, दैट्स वाई उनको पैसे की तो जरूरत थी। उन पैसे को रियम्बर्स करने के लिए, उन पैसे को फिर से हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो कॉलोनी है वहां से ज्यादा पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। और इसी का ये स्टाम्प एक्ट था। ठीक है, इसी का ये स्टाम्प एक्ट अधिनियम जो है वो था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो इससे हुआ क्या, तो इससे एक स्लोगन टाइप सा आया, एक नारा टाइप सा आया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व नहीं हो तो हम कर नहीं देंगे। इसको जन्म दिया और अमेरिकी क्रांति जो है वो यहीं से आई। यही एक मुख्य घटना हुई जिससे अमेरिकी क्रांति की ओर आगे बढ़ता चला गया। और आपको पता है आगे चल के जो अमेरिकी रिवॉल्यूशन है वो हुआ भी था। ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा 1765। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 1765। 63 नंबर का सवाल है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की
स्टार्ट जो है वो कब किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा विक्ट्री स्टार्ट चाइना पे कब से हुआ था? जैसे भारत के संदर्भ में आप देखते हो कि पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद ही ना अंग्रेजों का यहाँ पे जो है वो कॉलोनियल एस्टेब्लिश होने का आरंभ हुआ। तो वैसे ही आपसे पूछा रहा है कि ब्रिटेन में कब आरंभ हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यूरोप जो देश थे ना, यूरोप के जितने भी कंट्री थे, उनका यही काम था, व्यापार के नाम पे दूसरे से जो है वो मतलब दूसरे के जो क्षेत्र है ना उन पे कब्जा करते थे, उनसे युद्ध लड़ते थे और नाम होता था कि हम व्यापार कर रहे हैं। तो यूरोपीय लोगों का यही काम था, चाहे वो पुर्तगाल और स्पेन हो, वो सबसे ज्यादा इसमें घटिया टाइप के आदमी थे। तो यूरोपीय जो देश थे, उन्होंने ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया। तो ट्रेड में जैसे कि चाय स्टार्ट किया, रेशम स्टार्ट किया, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो सबको स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या कि चीन में जो यूरोपीय देश थे ना, चीन में यूरोपीय देश की जो सामान की मांग थी ना, वो ना के बराबर थी, हो ही नहीं रहा था कोई भी सामान की मांग। जैसे भारत हो, चाइना हो, यहाँ पे आखिर यूरोपीय देश का कौन सा सामान आपका ला के दोगे? आपको, आप खरीदोगे तो आपको सोने में ही देना पड़ेगा, उसको पेमेंट सोने में ही करना पड़ेगा। यही तो हो रहा था ना, सोने में पेमेंट नहीं करोगे तो आपको सामान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो उनका एक्सपोर्ट था ही नहीं, केवल और केवल इंपोर्ट था। दैट्स वाई अंग्रेजों ने जो व्यापार है उसमें संतुलन लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, कि ट्रेड डिफिसिट हमारा ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, ये समय कब है, ये समय मैं बता रहा हूं कि 1800 के आसपास है, ठीक है। 1800 के बाद का समय है, 1840 के आसपास आप रख लो। तो 18वीं शताब्दी का चौथा दशक रहा, 1840 वाला दशक है। इसमें क्या हुआ, ये समय है जब भारत में कॉलोनी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है, कंप्लीटली स्टैब्लिश हो चुकी है ब्रिटेन की। उन्होंने क्या किया ना कि चाइना में, भारत में जो अफीम उगता था ना, उस ओपियम को चाइना में एक्सपोर्ट करने लगा। चीन के साथ जो है वो एक्सपोर्ट करने लगा, शुरू कर दिया व्यापार। अब इससे क्या हुआ कि चीन के जो शासक थे ना, उसने इनका विरोध कर दिया। अब इसी विरोध के बाद युद्ध दोनों के बीच स्टार्ट हो गया, और इसी युद्ध को हम कहते हैं कि ओपियम वॉर है। ये अफीम वॉर है। दो अफीम वॉर हुए थे, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दो अफीम वॉर हुए थे। पहला जो अफीम वॉर हुआ था, वो हुआ था 1839 से लेकर 42 तक, और नानजिंग की जो संधि है उससे इसको समाप्त किया गया था। और दूसरा जो अफीम वॉर हुआ था वो 1856 से लेकर और 1860 तक हुआ था, जिसको जो है वो जैनजिंग जो है वो उसकी संधि, उससे जो है वो खत्म किया गया था। ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो पहला युद्ध किससे, तो नानकिंग की संधि, और दूसरा जैनजिंग करके एक संधि है, उससे ये समाप्त हुआ था युद्ध। तो यही मेन रीजन था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, सीधा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पहले तो कोई भी क्लियरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जब भी क्लियरेंस ना हो तो आपको ध्यान होना पड़ेगा कि किस संदर्भ में बात की रही है। तो आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना, तो अमेरिका की आजादी से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र हुआ था, उसका ड्राफ्ट जो है वो थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन। तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है, टॉमस जेफरसन या फिर थॉमस जेफरसन, जो भी कह लो, उसने तैयार है, वो किया था 4 जुलाई 1776, नॉट 1976। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थी, अ, उनके प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और थॉमस जेफरॉन के द्वारा जो तैयार किया गया ड्राफ्ट था, उसको ही मतलब उसी घोषणा से उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और जो है वो एक राष्ट्र के लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनने का अधिकार पर जोर देते हुए पहला औपचारिक बयान यहाँ पे दिया गया था। तो यह जो घोषणा था वो दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा 4 जुलाई 1776 को अपनाया गया था, जिससे ग्रेट ब्रिटेन के 13 औपनिवेशिक जो थे वो स्वतंत्र हुए थे। तो 4 जुलाई आपको पता भी है, 4 जुलाई 1776 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अमेरिका का। तो यहीं पे जो है वो 13 उपनिवेश जो है वो अलग हुए थे ब्रिटेन से, ठीक है। मतलब अपनी स्वतंत्रता उन्होंने घोषित की थी। तो ऑप्शन नंबर थॉमस जेफरन्स, थॉमस जेफरन्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? या तो आप मुझे स्वतंत्रता करो, या तो आप मुझे आजाद करो, लिबर्टी दो, या फिर आप मुझे मार दो। या तो मुझे मार नहीं, मैं मर जाऊं, ऐसा है। लिबर्टी और डेथ। तो लिबर्टी और डेथ जो है वो किसका नारा था?
किस क्रांति का नारा था? तो लिबर्टी और डेथ जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता से रिलेटेड था। तो अमेरिकी जो सेना है, अमेरिकी जो स्वतंत्रता है, उससे ये रिलेट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? द स्लोगन, ये जो है वो बहुत फेमस स्लोगन है अमेरिकन पैट्रियोट का, जो कि पैट्रिक हेनरी है, उन्होंने स्पीच ये दिया था। यदि एग्जैक्ट आपको नाम पूछा जाए ना, तो पैट्रिक पैट्रिक हेनरी, पैट्रिक हेनरीज का स्पीच था कब का? 1775 का। 1775 का ये स्पीच था। ये जो स्लोगन था ना, ये इसी स्पीच में आया था कि लिबर्टी और डेथ, लिबर्टी और डेथ, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ये यहीं से आया है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो ये भी स्लोगन पैट्रिक हेनरी के द्वारा आया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है उसी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन में आपको अमेरिकी सेना दिया हुआ है ना, तो आप इसी को लेकर चलोगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा जो है वो दिया गया था। और इसका नेतृत्व जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता का किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा दिया गया था। और अमेरिकी जो सेना है उसके द्वारा ये नारे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। किसने किया था? तो पैट्रिक हेनरी ने। कब किया था? तो 1775 में। ठीक है, तो 1775 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैट्रिक हेनरी का, पैट्रिक हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, यह घटना को किस नाम से जाना जाता है? बॉस्टन का बंदरगाह है, बॉस्टन का जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के जो बोस्टन है वहां पे ये घटना हुई थी, जो कि एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। और इसको हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी है वो हुआ क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? सबसे पहले तो यही याद रखना है, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1773 को, 1773 को मैसाचुसेट्स जो है वहां का बोस्टन बंदरगाह है, वहां पे ये एक राजनीतिक विरोध था, एक पॉलिटिकल जो है वो प्रोटेस्ट था। सन्स ऑफ लिबर्टी नामक जो कंपनी थी, जो ग्रुप थी, उसने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के चाय एक्ट जो आया था उनका ना, जो अमेरिकी उपनिवेशवादी थे जैसे ब्रिटेन थे, उनके द्वारा टी एक्ट लाया गया था। अब इसी टी एक्ट का विरोध करना था, तो उसके लिए उन्होंने 340 चाय के जो बॉक्स थे ना, उनको समुद्र में फेंक दिया था। कौन सी कंपनी ने इसका जो है वो नेतृत्व किया था? तो सन ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी जो ग्रुप था ना, उसने इसको जो है वो इनिशिएट किया था। अमेरिकन कॉलोनियल जो ग्रुप था सन्स ऑफ लिबर्टी, उसने जो प्रोटेस्ट है टी एक्ट के विरुद्ध लाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो है वो एक अमेरिकी जो रिवॉल्यूशन है, उस रिवॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट घटना भी हो जाती है। तो आपको ये बॉस्टन टी पार्टी जो है वो याद रखना है कि कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, टर्की, ग्रीस, इसने एक सैनिक संधि की, और इस सैनिक संधि को क्या कहा जाता है? इनकी जो सैनिक संधि है उसको क्या कहा जाता है? तो काफी न्यूज में भी ये क्वेश्चन है, नाटो। ठीक है, इसको नाटो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। तो अमेरिका हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार बस आइडिया होना चाहिए। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, उसके बाद पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, हॉलैंड हो, लग्जमबर्ग हो, टर्की हो, ग्रीस हो, इन सब ने मिलकर 1949 में, 1949 में, 1949 में एक सैनिक संधि की, एक जो है वो सैनिक संधि की, और उस सैनिक संधि से का नाम जो है वो नाटो दिया गया। और इस नाटो का मतलब होता है कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस नाटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। और डेट तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मंथ यदि पूछा जाता है तो अप्रैल 1949 याद रखना है। अप्रैल 1949 याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो वाशिंगटन डीसी में ही हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का, वो कहाँ है? तो वो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नाटो के बारे में ध्यान होना चाहिए।
अभी नाटो से रिलेटेड और जो रिसेंट के क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बीपीएससी में पूछा था ना कि स्वीडन ऐड हुआ था नाटो में, ये पूछा जाएगा। और अभी नाटो के क्या सदस्य हैं ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लें कि सीटो जो है वो उसका मतलब क्या होता है। तो साउथ एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कोल्ड वार के समय एंटी कम्युनिस्ट एक अलायंस था। ये जो सीटो दिख रहा है ना, कोल्ड वार है वो रसिया और अमेरिका के बीच हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सीटो है, जिसको साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये जो है वो कोल्ड वार के समय, कोल्ड वॉर जो अमेरिका एंड यूएसएसआर के बीच हुआ था उसके समय एक कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट अलायंस था। कैसा अलायंस? एंटी कम्युनिस्ट। एंटी कम्युनिस्ट मतलब कि विरोधी, साम्यवादी जो है उससे विरोध करना। उसके बाद बगदाद पैक्ट आपको दिख रहा है, ये बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट क्या है? तो बगदाद जो पैक्ट है वो, इसी को बाद में CENTO कहा गया। इसको CENTO कहा गया, इस बगदाद पैक्ट को CENTO कहा गया। और इसने, इसका मतलब हुआ कि मध्य पूर्व में एक शीत युद्ध का गठबंधन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो कोल्ड वार अलायंस हो गया था एक मतलब कि मिडिल ईस्ट में, इसी कोल्ड वार के अगेंस्ट जो हुआ था ना, तो ये बगदाद पैक्ट कहा जाता है। उसके बाद वर्सिया पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्सा पैक्ट या फिर वर्सिया पैक्ट जो भी कह लो, वारसा पैक्ट जो है वो, आप इसको एग्जैक्ट, यदि एग्जैक्ट नाम दो तो ये ऑप्शन में तो ऐसे ही दिया था, लेकिन आपको एग्जैक्ट यदि नाम की बात करें ना तो ये वारसा पैक्ट है। वारसा पैक्ट है, नॉट वर्सिया। तो वारसा पैक्ट था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वारसा जो पैक्ट है वो नाटो का जो जवाब में सोवियत यूनियन और उसके जो सहयोगी देश थे ना उनके द्वारा, जैसे नाटो को एस्टेब्लिश किया गया ना, तो नाटो के अगेंस्ट में वार्सो जो पैक्ट है उसको सोवियत यूनियन के जो भी कंट्री थे ना उनके द्वारा एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया। उनके द्वारा एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि नाटो के विरोध में, नाटो के अगेंस्ट जो पैक्ट बना था उस पैक्ट को क्या बोलते हैं? तो उसको वार्सो पैक्ट बोलते हैं। हिंदी ऐसे लिख लो, वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट इसको कहा जाता है। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध है उसका मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला, को ये पता है। ठीक है, अब इसका मेन रीजन था, वो कौन था? तो इसका जो मेन रीजन था वो ट्रिपल अलायंस था। ठीक है, ट्रिपल अलायंस जो एक मेन रीजन था, क्योंकि इसमें हुआ था कि एक टू मेजर अपोजिंग अलायंस थे जो एक दूसरे से जो है वो लड़ने लगे थे। ठीक है, एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तो आप कह सकते हो कि ट्रिपल अलायंस इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, यह जो संधि हुई थी, ट्रिपल अलायंस जो हुआ था ये 1882 में हुआ था। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ राइवल अलायंस जो है ना, सिस्टम ऑफ राइवल अलायंस है जिसको आप ट्रिपल अलायंस बोल रहे हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के कई सारे कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि कारण हो तो ट्रिपल अलायंस को आप लेके चलोगे, जो कि एक गठबंधन था, प्रतिद्वंदी गठबंधनों की एक प्रणाली थी, सिस्टम ऑफ राइवल अलायंस था, जिसने यूरोप को दो मिलिट्री पावर में डिवाइड कर दिया था। और इसी में ट्रिपल अलायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस जो ट्रिपल अलायंस था, इस ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो है वो शामिल था। ये जो ट्रिपल अलायंस हुआ था, इस ट्रिपल अलायंस में तीन देश शामिल थे। पहला जो था वो जर्मनी था, पहला जो था वो जर्मनी था। दूसरा जो था ऑस्ट्रिया और हंगरी था, दोनों को एक ही मानते हैं। अभी तो डिवाइड हो चुका है ना दोनों, लेकिन अभी जो उस समय जो है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों को एक ही माना जाता था। हंगरी दोनों को एक ही कहा जाता था। और उसके बाद इटली आ गया। ठीक है, इटली। तो ये तीनों जो है ना वो ट्रिपल अलायंस में थे। और ये ट्रिपल अलायंस हुआ कब था? ये जो ट्रिपल अलायंस है वो हुआ कब था? तो ट्रिपल अलायंस कब हुआ था? तो जब यह संधि 1882 में जर्मनी, और जो है जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली को जोड़ने वाली संधि थी। तो कब हुआ था? तो 1882 को, 1882 में यह संधि जो है वो हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो जुलाई से नवंबर
जुलाई से नवंबर जो है वो आपको ध्यान रखना है। और यह जो युद्ध है उसका तात्कालिक कारण तो था कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे फर्निंडे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे मैंने डिस्कस भी किया था कि क्यों हुआ था। तो इसी में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र है उनके बीच जो है वो लड़ाई हुआ गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो दूसरा ट्रिपल अलायंस बना था उसमें फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन था। अब इससे लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना दूसरा। बिना अपोनेंट के आप कैसे लड़ पाओगे? तो जो लड़ने वाला उसका दूसरा अलायंस था वो कौन था? तो वो था फ्रांस, फ्रांस, रसिया था, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन था। अब सवाल ये भी पूछा जाता है ना कि रसिया कब अलग हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति आने से पहले अलग हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो गठबंधन प्रणाली है वही मुख्य कारण था युद्ध कर लड़ने का। जो स्थानीय संघर्ष जो है वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच जो विश्व युद्ध को बहुत आगे तक लेके चला गया था। और तात्कालिक कारण तो मैंने बताया ही है कि तात्कालिक कारण क्या है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से ट्रिपल अलायंस हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 69 की बात करें कि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी जो है और उसके साथी जो राष्ट्र हैं उनकी हार हुई थी? ठीक है। जर्मनी और उसके जो साथी देश हैं उनकी हार हुई थी, आखिर किन कारणों से हुई थी? तो 1941 में दो ऐसी निर्णायक घटना हुई जिन्होंने युद्ध का रुख ही पूरी तरीके से मोड़ दिया था और एक्सियल जो पावर थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक्सियल जो पावर थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। पहला कारण क्या था? तो पहला रीजन था 1941 में हिरोशिमा की कभी घटना हुई नहीं है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है। तो रीजन क्या था? तो पहला रीजन था कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो गया। जर्मनी जो था ना उसने इन्वेजन कर दिया रूस पर। अब जब जून 1941 में क्या हुआ? तो जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया। हिटलर है उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। कहां कर दिया? यूएसएसआर, यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। जिससे एक जो है वो एक ग्रेट पावर जो है वो खुल गया। और इन दो मोर्चे वाले जो युद्ध थे इसने जर्मनी के जो जितने भी संसाधन थे ना उनको बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। आप पहले से ही एक जगह युद्ध लड़ रहे हो और दूसरे कंट्री पे भी आप आक्रमण कर रहे हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो संसाधनों का है, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा। वो ज्यादा खर्च होने लगेगा और आपके पास रिसोर्सेज है वो सीमित है। तो दैट्स वाई ये बहुत बड़ा एक रीजन बना था जिसके कारण वो हारा। ये तो पहला रीजन है। ठीक है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हुआ कि जापान जो है ना उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। जापान जो है उसने हवाई द्वीप में है अमेरिका का एक जो है वो मान सकते हो उपनिवेश है। एक द्वीप है जिस पर अमेरिका का कब्जा है, हवाई द्वीप। वहां पे एक हार्बर है, एक वहां पे एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर 1941 में ही जापान के द्वारा अटैक कर दिया गया था। दिसंबर 1941 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया गया था। अब जब से ही पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका जो है ना वो जो है वो जापान के अगेंस्ट आ गया और एक्सियल पावर के अगेंस्ट जो है वो लड़ने लगा। इससे अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया और अमेरिका जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा जो औद्योगिकरण हो गया था, सैन्य शक्ति भी वहां पे बहुत ज्यादा हो गई थी। और इससे जो मित्र राष्ट्र के पक्ष में जो संतुलन था उसको निर्णायक रूप से झुका दिया था। तो यही दो रीजन बना था। पहला कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और दूसरा जो रीजन बना था वो जापान का पर्ल हार्बर पर अटैक। ठीक है। जापान का पर्ल हार्बर पर अटैक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ऑप्शन हमारा 2 और 4 बनेगा। 2 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था। और ये आपको ध्यान रखना है 39 से 45 तक चला था ये युद्ध। और दोनों के बीच कौन कौन सा था? तो एक्सियल पावर था और सेंट्रल पावर था, जिसको आप कहते हो धुरी राष्ट्र थे, एक्सियल पावर थे। और दूसरा जो था वो सेंट्रल पावर था, मित्र राष्ट्र इसको कहते हो। एक्सियल पावर में कौन कौन सा था? मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सियल जो पावर में देश थे वो थे जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी के साथ था जापान,
जापान, उसके साथ था इटली, ये सब थे। और जो है वो सेंट्रल पावर में कौन थे? तो सेंट्रल पावर में जो था, जो मित्र राष्ट्र जिसको कहते हैं, यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ पे फ्रांस के साथ ही यूएसए था, यूएसए के साथ यूएसएसआर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। 70 नंबर सवाल की बात करते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर, देखो अभी मैंने लिखा है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था और उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पावर। और इसमें बार बार जो है वो धीरे 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 जो और देश हैं वो जुड़ते गए। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो गुट बना था और उसी गुट में एक एक्सियल गुट था और दूसरा जो है वो सेंट्रल पावर था, जिसको मित्र राष्ट्रों का रूप में कहा जाता है। तो जर्मनी, जापान और इटली ने मिलकर जो है वो एक्सियल पावर बनाया, जिसको धुरी शक्ति या फिर धुरी राष्ट्र कहा गया। और इनके जो मित्र राष्ट्र हैं उनके अगेंस्ट में होना, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर शामिल हुआ। ठीक है। इस यूएसएसआर शामिल हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आप देखते हो ना, ये एक्सियल पावर और सेंट्रल पावर, ये सब जो नाम है ना, ये सब वर्ड जो है वो नेम कहाँ से मिला? तो ये जो नेम है ना, वो रोम वर्लिन जो अक्ष है उससे आया। और बाद में 1940 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई उस पर हस्ताक्षर के साथ जापान इसमें जो है वो शामिल हुआ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। 71 नंबर का सवाल है कि ब्रिटेन जो प्रधानमंत्री था ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लाया था? तो ऑलरेडी मैंने ये जो स्टाम्प एक्ट है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया है इसी वीडियो में। तो 75 हो जाएगा आंसर, 1775। स्टाम्प एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था और इसी स्टाम्प एक्ट के विरोध में जो है वो अमेरिका में जो है वो विरोध भी इसका हो रहा था, क्योंकि वहां से ब्रिटेन जो है वो पैसे कमाना चाहता था कॉलोनी से। तो 1973 में ब्रिटिश संसद द्वारा चाय एक्ट जो है वो पारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये स्टाम्प एक्ट आया। और इसी समय जॉर्ज जो ग्रेनविल था ना, जॉर्ज ग्रेनविल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस एक्ट के तहत अमेरिकी उपनिवेश में भारी विरोध प्रदर्शन जो है वो जन्म लिया और इसी यही जो रीजन बना ना कि आगे चलकर अमेरिकी रिवॉल्यूशन है वो आया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट कौन सा शहर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो हिरोशिमा और नागासाकी, तो केवल हिरोशिमा है। होकाइडो, हिंसो, शिकागो, क्यूशो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इस बारे में। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण हुए, दो अटैक हुए। हिरोशिमा पर जो है वो 6 अगस्त को हुआ था और जो नागासाकी था उस पर 9 अगस्त को हुआ था। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है, ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सब कुछ मैंने बता रखा है। 73 नंबर का सवाल है कि किस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा? ड्रेस रिहर्सल किसने कहा? ठीक है। ड्रेस रिहर्सल किसने कहा सेकेंड वर्ल्ड वार को? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कहा स्पेन का गृह युद्ध, स्पेनिश जो सिविल वार हुआ, स्पेनिश जो सिविल वार हुआ उसके लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध है 39 से 45 तक चला था, जो कि विश्व स्तर पर चला था। और आप टू बी एग्जैक्ट मैं बोलूं तो ये कोई ऐसा एक विश्व युद्ध नहीं था। लेकिन चूंकि पावर्स जो है ना, वो कॉलोनियल चीजें बढ़ी हुई थी, हर जो देश था वो एक दूसरे पर कब्जा करके रखा हुआ था, तो इस कारण से ना वो फैला हुआ था। और आप जब लड़ते हो ना युद्ध, तो आप दूसरे को घसीट ही लेते हो अपने साथ, दूसरे को आप घसीट ही लेते हो। तो ये कह सकते हो ना कि जो विश्व युद्ध था वो विश्व युद्ध नहीं था, वो यूरोप का युद्ध था। वो यूरोप का युद्ध था जिसमें आपने दूसरे लोगों को घसीट लिया, दूसरे लोगों को जिसमें आपने घसीट लिया। तो ये मान के चलो कि केवल और केवल एक यूरोप का युद्ध था, जिसमें जबरदस्ती से सारे कंट्री को जो है वो फंसाया गया। तो ये एक थियोरेटिकल चीजें हैं जो कि आपके लिए उतना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। स्पेन का गृह युद्ध, स्पेन का जो सिविल वार हुआ था वो कब हुआ था? तो 1936 से 39 तक जो है वो सिविल वार चला था, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल इसको कहा जाता है। इसमें जो है वो स्पेन में बहुत ज्यादा जो है वो बर्बादी हुई थी। इसमें भविष्य के जो युद्ध हैं उसके प्रमुख प्रतिभागी जो है वो शामिल हुए थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो शामिल हुए थे।
नाजी जर्मन और फ्रांसीसी फांसीवाद जो इटली है, उन्होंने जनरल फ्रैंको के राष्ट्रवादियों का समर्थन किया था, जबकि सोवियत संघ ने रिपब्लिक सरकार का जो है वो समर्थन किया था। तो यूएसएसआर ने किसको सपोर्ट किया था? तो यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था रिपब्लिकन सरकार की, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने। उसके साथ ही साथ जो नाजी जर्मन थे, जो जर्मनी के लोग थे, जर्मन जो थे, जर्मनों और फांसीवाद जो था, नाजी जर्मन और फांसीवाद इटली जो था, जर्मन और इटली, फांसीवाद इटली, फांसीवाद कहाँ से आया? यहाँ से नाजीवाद आया, यहाँ से फांसीवाद आया। ऑलरेडी मैंने बता रखा है जर्मनी और इटली का। और इसी ने इसने किसको सपोर्ट किया? तो इसने जनरल फ्रैंको को सपोर्ट किया, जनरल फ्रैंको, जनरल फ्रैंको को सपोर्ट किया, जो कि एक राष्ट्रवादियों का समर्थन था, उसको किया। इस युद्ध ने जर्मनी और इटली को अपने नए हथियारों और सैन्य रणनीति, जैसे कि ब्रिज, एक सैन्य रणनीति हुई, उसको बोलते हैं ब्लिट्ज किंग। कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, ब्लिट्ज क्रेग, ब्लिट्ज क्रेग इसको कहा जाता है, ब्लिट्ज क्रिग, के आर आई के आई ई जी। ठीक है, एग्जैक्ट मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, क्योंकि आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, मेरे दिमाग में आ रहा है ये सवाल। ब्लिट्ज क्रिग, ये जो है ना ब्लिज्ड क्रेग, ब्लिज्ड क्रेग जो है वो एक सैन्य रणनीति है, ये याद रखिएगा। ब्लिट्ज क्रेग क्या है? तो ये एक मिलिट्री टैक्टिक है। क्या है? मिलिट्री टैक्टिक, मिलिट्री टैक्टिक्स है। तो कभी भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। और किससे संबंधित है? तो जर्मनी और इटली से रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं हुआ? नहीं शब्द पे हमेशा ध्यान रखना है, मैं बार बार कहता हूं। तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है, उनके कई सारे परिणाम हुए, कई सारे उनके इफेक्ट दिखे। तो जिसमें सबसे पहला इफेक्ट था संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसका जो है वो उदय हुआ, उसका जो है वो यूएसए है वो रेस किया, और एक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे चलकर उभरा। तो पहला तो सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका एक पावरफुल नेशन की तरह उभरा, और अमेरिका को क्या कह दिया गया? यूएसए कह दिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह दिया गया। उसके बाद इसका क्या हुआ? तो एडम स्मिथ के लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, और इंग्लैंड के कई जो टैक्स है उसमें सुधार हुआ। तो कभी भी आपसे पूछा जाए लेजर फेयर का प्रिंसिपल किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था, इकोनॉमिक्स्ट है। ठीक है, तो लेजर फेयर का सिद्धांत है वो, उसको मजबूती यहां से मिला था। तो ये आपको ध्यान ये भी रखना है, दोनों सही है। उसके बाद तीसरा बात करें कि सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना हुई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सार्वजनिक जो व्यस्क मताधिकार की स्थापना है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था। जो व्यस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल जो एडल्ट सफरेज है, वो इस समय नहीं दिया गया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और इंग्लैंड में जल्द ही जो है वो टैक्स सुधारा है, इसी कारण से लेसेस फेयर का जो एडम स्मिथ का थ्योरी था, इस कारण से। तो 3 सही है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारंभ में मतदान का जो अधिकार था ना, वो केवल और केवल जो जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे ना उनको मिला था, और जो व्हाइट थे, जो व्हाइट थे, जो गोरे थे ना, बस उन्हीं को जो है वो मताधिकार मिला था, ब्लैक लोगों को नहीं मिला था। ब्लैक लोगों को अमेरिकन के रेवोल्यूशन के बाद ब्लैक जो थे श्वेत पुरुष तक ही सीमित था, ना तो ब्लैक को था, ना ही महिलाओं को था। ये आपको ध्यान रखना है। और ना ही जो है वो अफ्रीकी महिलाओं को, जो अफ्रीकी अमेरिकन थे ना, उन पर भी नहीं था। संपत्ति रहित जो पुरुष होते थे उनको मतदान का अधिकार बहुत बाद में जाकर मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक्सप्लेन इसको कर दिया है। तो 75 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध का इफेक्ट पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है उसने यूएन को क्रिएट किया, एक महान जो साम्राज्य है उनको अंत किया, एंड ऑफ द ग्रेट एम्पायर। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर
11 नवंबर 1918 तक चला। इसमें महान साम्राज्यों का अंत हुआ, तो ये तो सही है। जितने भी महान साम्राज्य थे उन सब का अंत हुआ। उसके साथ ही साथ विश्व के जो अधिकांश देश थे उनमें रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है, गणतंत्र जो देश है, उसकी स्थापना हुई, तो ये भी सही है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई और इसी के साथ ही साथ जो डिक्टेटरशिप है वो भी यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया था। ठीक है, डिक्टेटरशिप है वो भी यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया था। तो यहाँ से जो अधिनायकवाद है वो भी उदय हुआ। लेकिन यूएन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, वो कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वार का नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो 1945 में यूएन एस्टेब्लिश हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था, तो प्रथम विश्व युद्ध है उसके बाद कोई संगठन तो बना होगा ना जिससे युद्ध ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो संगठन बना था, वो संगठन कहलाता था लीग ऑफ द नेशन। वो कहलाता था लीग ऑफ द नेशन। लीग ऑफ नेशन। तो ये लीग ऑफ नेशन कहलाता था, जो कि 1920 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था और भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, जो कि असफल हुआ था। जो कि असफल हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं। ये सारे जो है वो परिणाम देखने को मिले थे। जैसे रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन, जर्मन साम्राज्य, इन सब का अंत हो गया था। तो महान साम्राज्य जितने भी थे वो सब तो अंत हुआ था। उन सब का अंत हुआ था और इन सारे राज्यों को एक गणतंत्र के रूप में बना दिया गया था। और युद्ध के बाद अस्थिरता के ने इटली और जर्मनी जैसा जो देश था वहां पे जो अराजकता है, अराजकता बोल रहा हूँ, डिक्टेटरशिप लाई। जैसे फांसीवाद आया, जैसे नाजीवाद आया, इन सब का उदय हुआ था इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था। इनमें से कौन सा देश जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य जो है वो नहीं था? धुरी राष्ट्र का नहीं था, एक्सियल पावर का नहीं था, मतलब सेंट्रल पावर का होना चाहिए। एक्सियल पावर का नहीं था मतलब सेंट्रल पावर का होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, तो एक्सियल पावर में जापान, जर्मनी और इटली तो आता ही है। इन्हें तो एस्टेब्लिश ही किया था, तो चाइना यहाँ से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो अलाइड पावर में आता था। चीन जो है वो 1937 में ही जो एक्सियल पावर है, चीन से ही जो एक्सियल पावर की जो शक्ति है, जापान जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था 1937 से ही। बाकी जर्मनी, जापान और इटली जो था वो एक्सियल पावर में आता था। तो आसान सा एकदम सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन काल को कहा जाता है? रीजन ऑफ टेरर जो है वो किसके शासनकाल को आतंक का काल कहा जाता है फ्रांस में? तो ये जो है वो रॉबस्पियर को कहा जाता है। रॉबस्पियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर का जो काल था वो फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता था, जो कि 1793 से लेकर 1794 के काल कहा जाता है। ठीक है, 1793 से लेकर 1794 का जो काल है उसको आतंक का राज, रीजन ऑफ द टेरर कहा जाता है। यह जो अवधि था, इस अवधि में मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर जो था ना, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, उसका शासनकाल था। यहाँ पे कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो है, सार्वजनिक सुरक्षा समिति है, उसने इसको जो है वो लागू किया था। ठीक है, इस दौरान क्रांति के जो भी दुश्मन होते थे उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद गिलोटिन द्वारा हजारों लोगों को फांसी भी दी गई थी। तो इस कारण से ना ये जो समय था ना, इसको कहा जाता है कि ये जो है वो रीजन ऑफ टेरर था। ठीक है, रीजन ऑफ टेरर था। इसने क्या किया कि गणतंत्र के जो भी शत्रु हुआ करते थे, जैसे कुलीन लोग हो गए, पादरी लोग हो गए और जो भी राजनीतिक दल के लोग हो गए, उन सबको एकदम हटाना स्टार्ट कर दिया। उन सबको गिरफ्तार किया, मार दिया, खत्म कर दिया। जो भी क्रांतिकारी कर रहे हो ना उसको खत्म। यदि न्यायालय दोषी नहीं देता था ना, तो सीधे सीधे गिलोटिन पर उसको चढ़ाकर और सिर कलम कर दिया जाता था, सिर उसको काट दिया जाता था। गिलोटिन होता क्या है ना, तो आप मूवीज देखे होगे ना, तो वहां पे समझ में आपको आएगा। एक खंबे की तरह ऐसा होता था और इसमें ऐसे कुछ लगा हुआ रहता था और यहाँ पे आपका सर आएगा। यहाँ पे आप अपना सर रखोगे और ऊपर से जो है वो तलवार आएगी और आपका सर को उखाड़ देगी। आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी होगी ना, वहां पे जो राजा होता था, जो
पहले पहले जो राजा होता था, पता नहीं नाम उसका क्या है, उसको उसको मार दिया जाता है। उसी को जो देशद्रोह है उसका आरोप लगाकर राजा हैबिट के द्वारा, शायद हाँ, राजा हैबिट के द्वारा उसको सर कलम कर दिया जाता है। राजा हैबिट तो उस समय मर गया था। आप गेम ऑफ थ्रोन देखे होगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो इसी को जो है वो गिलबर्ट कहते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गिलोटिन इसको ही कहा जाता है। तो गिलोटिन पे सर जो है वो काट दिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है वो रॉबर्ट स्पीयर है, ऑप्शन नंबर सी। 78 की बात करें तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अभी मैंने इसको बता दिया है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये किसका हुआ? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट से आया था? किस एक्ट से आया था? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये जो है वो नो प्रतिनिधित्व, नो टैक्सेशन का जो थ्योरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये स्टाम्प एक्ट 1775 में, 65 में स्टाम्प एक्ट अंग्रेज के द्वारा लगा दिया गया था, ब्रिटेन के द्वारा लगा दिया गया था, बिना अमेरिका की अनुमति के। आपकी जो कॉलोनी है वहां उसकी अनुमति के ही इसको लगा दिया गया था। तो दैट्स वाई ये जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा है, वो इसी स्टाम्प एक्ट के विरोध में आया था। ठीक है, इसी स्टाम्प जो एक्ट है इसके विरोध में ये नारा आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, ये तो बहुत बाद में आती है। कब आती है? तो 1776 में आती है। ये आपको मैंने बता भी दिया है। तो बाकी आपको आंसर जो है वो याद क्या रखना है? आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, स्टाम्प एक्ट के विरोध में ये जो है वो आया था। कई जगह आपको आंसर ना अमेरिकी स्वतंत्रता दिखेगा, वो आंसर नहीं है सही। ठीक है, हाँ, उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें इनमें से कौन सी घटना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? नहीं पे हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध नहीं है। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ, एंड ऑफ कॉलोनियल एम्पायर। तो क्या कुछ ऐसा हुआ था? क्या कुछ ऐसा हुआ था? तो यस, आप देखो भारत से भी खत्म हुआ, हर देशों से खत्म होता चला गया धीरे धीरे। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ। उसके बाद इंग्लैंड की शक्ति जो है वो डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आप औद्योगिक पावर और औपनिवेशिक पावर में सबसे पहला तो इंग्लैंड ही था। तो ब्रिटेन की शक्ति जो है वो कमी, ब्रिटेन की जो शक्ति है वो कमी। उसके बाद जो है वो ऑप्शन आपको दे रहा है कि राष्ट्र संघ का गठन हुआ, लीग ऑफ नेशन। बक, इसको तो 1920 में गठन हुआ था ना, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ये किसके बाद हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। तो आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद रूस और अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसमें वृद्धि हुई, तो ये तो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। लीग ऑफ नेशन 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, और यूनाइटेड नेशन जो है वो इसके बाद आया था 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है सुमराई योद्धा जो है वो किस जो ग्रुप है, किस जो क्लास है उससे रिलेट करते हैं? तो जो सुमराई के योद्धा थे वो जापान से रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। सुमराई जो योद्धा है वो धनुष और तीर, भाला, बंदूक, इन सब जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और उनका जो मुख्य हथियार है, वो हथियार और प्रतीक की बात करें, सिंबल की भी बात करें, तो वो तलवार है। जो सुमराई योद्धा है वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा में गिने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनके द्वारा एक बहुत जो एक बहुत कठोर रूल फॉलो किया जाता है। बहुत उनका स्ट्रिक्ट एकदम रूल कोड होता है, जैसे हमारे यहाँ आर्मी की होती है ना, उसी तरह से उनका कोड होता है। और उस रूल कोड को बुसीडो कहा जाता है। बुसीडो उस रूल कोड को कहा जाता है। तो सुमराई जो रूल कोड है उसको बुसीडो कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी में जब मेइजी का पुनर्स्थापन हुआ था, मेइजी का पुनर्स्थापन कब हुआ था आप मुझे बता दो तो। 1800 तो है, ये आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस भी किया है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये रहा पूरा कंप्लीट पार्ट नंबर 3। हमने पूरे के पूरे 80 जो क्वेश्चन है उसको काफी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगी और यह वीडियो जो सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब इसके बाद मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दूंगा। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ज्योग्राफी को ही स्टार्ट करना है, तो चलिए ज्योग्राफी में के जो वीडियोस हैं उनमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।